साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर से इस क्लास में हम राष्ट्रपति के इस टॉपिक की लगभग ये अंतिम क्लास होगी, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आर्टिकल 352 और उसके बाद में हमने जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा आर्टिकल 356। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में उसकी अंतिम आपातकालीन शक्ति आर्टिकल 360, जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय आपातकाल, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पूरा ओवरऑल उसको देखते हैं कि किस तरीके से वित्तीय आपातकाल की स्थिति में कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी, कब राष्ट्रपति ऐसा आपातकाल लागू कर सकता है और ऐसी स्थिति में क्या क्या प्रभाव विशेष तौर पे पड़ेगा। वो जो बिंदु हमने 5 बिंदुओं के आधार पे हमने राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 पढ़ा, उन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पे हमने आर्टिकल 356 पढ़ा और अंत में उन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पे हम आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल को पढ़ेंगे। तो देखिए वित्तीय आपातकाल की स्थिति में क्या है, कैसे है, समझिए आप। तीसरे प्रकार का आपातकाल और वह है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 360। हम उन्हीं आधारों पे समझते हैं। वित्तीय आपातकाल सबसे पहली बात तो हमने कहाँ के संविधान से प्रभावित होकर लिया, तो वित्तीय आपातकाल के संबंध में हमने अमेरिकी संविधान से हम प्रभावित हुए और अमेरिका के संविधान में भी वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है और हमने वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया, वहाँ से हम प्रभावित हुए। हम उन्हीं बिंदुओं में समझते हैं। देखें, सबसे पहले समझिए उद्घोषणा। पहला बिंदु देखें, उद्घोषणा। यदि राष्ट्रपति को इस बात का आभास हो, यह पता चले, यह समाधान हो कि देश की आर्थिक साख संकट में है, वित्तीय साख संकट में है, तो ऐसी स्थिति में वो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति जो ऐसी घोषणा करेगा, वो घोषणा कितने समय तक, ये आपातकाल कितने समय तक रहेगा। आर्टिकल 352 में आपने पढ़ा था कि 352 के तहत किया गया राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहता है। 356 का आपातकाल 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहता है और 360 के तहत किया गया आपातकाल भी 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहता है। असल में तीनों ही प्रकार के आपातकाल मूल संविधान में 2 माह की अवधि का प्रावधान था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। मोरारजी देसाई सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 352 के संबंध में 2 माह की अवधि को घटाकर 1 माह कर दिया, जबकि 356 और 360 इन दोनों में अब भी वो 2 माह की अवधि है। तो उद्घोषणा इस प्रकार से करेंगे। वित्तीय आपातकाल बहुत सामान्य सा है, बहुत छोटा सा है, उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति उद्घोषणा की होगी। देखिए, दूसरा हमने उनमें भी ये पढ़ा था कि संसद का अनुमोदन किस तरीके से, कैसे क्या मिलेगा। संसद द्वारा अनुमोदन। तो देखिए, इस 2 माह की अवधि में यदि संसद के दोनों सदनों ने इस आपातकाल को अनुमोदित कर दिया, और अनुमोदन के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है, आपने आर्टिकल 352 पढ़ा। 352 में संसद के विशेष बहुमत का प्रावधान है। मूल संविधान में हालांकि वो सामान्य बहुमत था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसे विशेष बहुमत कर दिया गया। 356 के लिए साधारण बहुमत चाहिए अनुमोदन के लिए, और 360 के लिए भी साधारण बहुमत चाहिए। मतलब ये कि मूल संविधान में तीनों के लिए ही साधारण बहुमत का प्रावधान था। आर्टिकल 352 के लिए उसे विशेष बहुमत का प्रावधान कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो संसद के दोनों सदन यदि अपने साधारण बहुमत से 2 माह की अवधि में इस आपातकाल को अनुमोदित कर दें, तो ऐसा आपातकाल अनुमोदन की तिथि से कितने समय के लिए बढ़ेगा। यहाँ देखें आप, आर्टिकल 352 में आपने पढ़ा कि यदि संसद के दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से इसे अनुमोदित कर दिया, तो ऐसा आपातकाल अनुमोदन की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाता है। याद कीजिएगा वही चीज़ जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी।
आर्टिकल 356 में हमने पढ़ा कि यदि 2 माह की अवधि में संसद के दोनों सदन अपने साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित कर दें तो ऐसा आपातकाल ऐसी उद्घोषणा की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ जाती है। आपको याद होगा 352 अनुमोदन की तिथि से 6 माह बढ़ता है, 356 उद्घोषणा की तिथि से 6 माह बढ़ता है। ध्यान रखें इस बात को। और आर्टिकल 360 के संबंध में यह है, थोड़ा सा अलग ये है कि 2 माह की अवधि में यदि संसद के दोनों सदनों ने साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित कर दिया तो यह आपातकाल अनुमोदन की तिथि से 6 माह के लिए नहीं बढ़ेगा। अक्सर सामान्यतः हम तीनों प्रकार के आपातकाल के लिए 6 माह की अवधि का एक प्रावधान हमारे दिमाग में एक तरीके से फिक्स हो जाता है, जबकि आर्टिकल 360 6 माह की अवधि के प्रावधान का कोई जिक्र नहीं करता। 360 के तहत यह आपातकाल अनुमोदन यदि संसद के दोनों सदनों ने कर दिया तो यह आपातकाल तब तक के लिए प्रवर्तन में रहता है, लगातार प्रवर्तन में रहता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे समाप्त करने की घोषणा ना कर दे, इसे समाप्त ना कर दे। मतलब ये कि जहां आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 को संसद द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद प्रति 6 माह से संसद का अनुमोदन चाहिए, हर 6 माह से अनुमोदन जरूरी है क्योंकि वो अवधि 6 माह के लिए बढ़ती है। जबकि आर्टिकल 360 के लिए प्रावधान यह है कि यदि संसद ने एक बार इसे इस 2 माह की अवधि में अनुमोदित कर दिया तो एक बार के अनुमोदन के बाद इसे संसद के प्रति 6 माह से अनुमोदन की आवश्यकता वो नहीं होती, बल्कि यह तब तक लगातार जारी रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे समाप्त करने की घोषणा न कर दे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इसे संसद के प्रति 6 माह से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। संसद का अनुमोदन तो चाहिए लेकिन केवल एक बार इस 2 माह की अवधि में मिल गया तो वो लगातार जारी रहेगा। ठीक है, तो आप लिखें, थोड़ा सा हम लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। लिखें तीसरा आपातकाल, लिखें वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। लिखें इसमें स्रोत अमेरिका का संविधान। अगली पंक्ति में लिख लीजिए स्रोत अमेरिका का संविधान। इसके बाद आगे लिखे पहला बिंदु उद्घोषणा। लिखें उद्घोषणा में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो कि देश की आर्थिक साख, देश की आर्थिक साख देखिए ये है प्रतिष्ठा, आर्थिक साख या वित्तीय साख संकट में है तो वह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। लिखें अगली पंक्ति में यह उद्घोषणा 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहती है। प्रवर्तन का मतलब जारी रहती है, 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहती है। यह उद्घोषणा 2 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहती है। लिखिए अगली पंक्ति, आगे एक लाइन छोड़ के अगला बिंदु लिखिए संसद द्वारा अनुमोदन। संसद द्वारा अनुमोदन लिखें इसमें, लिखें उद्घोषणा से 2 माह की अवधि में, उद्घोषणा से 2 माह की अवधि में संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित कर दिए जाने पर, साधारण बहुमत से इसे अनुमोदित कर दिए जाने पर यह आपातकाल अनुमोदन की तिथि से, यह आपातकाल लिखें आगे, यह आपातकाल तब तक प्रवर्तन में रहता है, तब तक प्रवर्तन में रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे समाप्त करने की घोषणा ना कर दे, इसे समाप्त करने की घोषणा ना कर दे, ना कर दे। लिखिए अगली पंक्ति में अर्थात
संसद द्वारा एक बार अनुमोदित कर दिए जाने पर, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित कर दिए जाने पर इस आपातकाल को प्रति 6 माह से संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें भी ठीक वही स्थिति है कि इस 2 माह की अवधि में यदि लोकसभा भंग हो गई इसे अनुमोदित करने से पहले, तो केवल राज्यसभा द्वारा इसे अनुमोदित कर दिए जाने पर यह आगे बढ़ जाता है। लेकिन ज़रूरी यह है कि जो नई लोकसभा चुन के आई है वो लोकसभा अपनी पहली बैठक से 1 माह की अवधि में इसे अनुमोदित करे। वो ठीक वैसा ही है जैसा आर्टिकल 352 और 356 में था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। संसद के अनुमोदन की हमने बात कर ली। आगे समझिए कि इस उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी। ये उद्घोषणा समाप्त कैसे होगी? तो आर्टिकल 352 में आपने पढ़े थे इसे समाप्त करने के 3 तरीके, 356 में पढ़े थे इसे समाप्त करने के 2 तरीके, और आर्टिकल 360 समाप्त होने का केवल एक तरीका है और वह है राष्ट्रपति द्वारा इसे समाप्त किए जाने की घोषणा से। राष्ट्रपति जब भी इसे समाप्त करने की घोषणा करेगा ये समाप्त हो जाएगी। संसद इसे केवल और केवल एक बार यदि अनुमोदित ना करे तो समाप्त हो सकती है। आपने पढ़ा था कि 2 माह की अवधि में यदि संसद अनुमोदित कर देगी तो लगातार तब तक जारी रहेगी जब तक राष्ट्रपति इसे समाप्त ना कर दे। तो देखिए संसद के पास नियंत्रण केवल एक बार यहाँ पे है। यदि संसद ने यहाँ पे अनुमोदित कर दिया तो उसके बाद संसद के बस की बात नहीं है इसे समाप्त करना। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा ही इसे समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो समाप्ति में लिखें राष्ट्रपति द्वारा इसे समाप्त किए जाने की घोषणा से। केवल एक तरीका लिखें, राष्ट्रपति द्वारा इसे समाप्त किए जाने की घोषणा से। ठीक है, संसद के पास केवल यहां पे है एक बार और उसके बाद नहीं है। चलिए देखें इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है वित्तीय आपातकाल का, क्या स्थितियां परिवर्तित हो जाएगी। चूंकि जैसा कि नाम वित्तीय आपातकाल है तो इसका प्रभाव भी आर्थिक और वित्तीय प्रभाव ही होगा। तो प्रभाव क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह कि केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को, राज्य की कार्यपालिका को, राज्य की सरकारों को ऐसा निर्देश और आदेश दे सकती है जो कि वित्तीय प्रभाव वाले हैं। वित्तीय मामलों से संबंधित दिशा निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दे सकती है। ये थोड़ा ध्यान रखें, वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। एक बात तो ये। दूसरा प्रभाव इसका ये पड़ेगा कि राज्य विधानमंडल, क्योंकि राज्यों के बारे में कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी धन विधेयक या कोई भी वित्त विधेयक ये जो पारित किए जाते हैं, सामान्य स्थिति में क्या होता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक जाते हैं राज्यपाल के पास और राज्यपाल उस पर साइन कर देगा तो कानून बन जाएंगे। और राज्यपाल यदि चाहे तो ऐसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, लेकिन वो भेजने के लिए बाध्य नहीं है। वो केवल अपनी मर्जी से, उसे लगे कि इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना चाहिए, केवल उन्हें ही भेजता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल यदि होगा तो राज्य विधानमंडल द्वारा यदि कोई धन विधेयक और वित्त विधेयक पारित किया गया, ये राज्य विधानमंडल ने पारित किया और ये जाएगा राज्यपाल के पास, और इसे अनिवार्य रूप से ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास ये मामले आएंगे ही आएंगे, ये जरूरी है। तीसरा इसका प्रभाव क्या होगा? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि राष्ट्रपति अब क्या कर सकता है, इस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी कार्मिक हैं, जितने भी अधिकारी हैं, तो उन समस्त अधिकारियों और समस्त कर्मचारियों, इन जिनमें कि कौन भी शामिल है, न्यायाधीश भी शामिल हैं, इन समस्त
अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में, इनके वेतन में आवश्यक कटौती वो कर सकता है। यहां ध्यान रखें, न्यायाधीश का नाम स्पेशली लिया गया, विशेष रूप से लिखा गया है। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के जिनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं, उनके वेतन में आवश्यक कटौती की जा सकती है। तो ये 3 मुख्य रूप से बड़े प्रभाव पड़ते हैं वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। तो लिखें आप प्रभाव। प्रभाव में लिखें, 1 नंबर लगा के लिखें, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय मामलों से संबंधित दिशा निर्देश दे सकती है, वित्तीय मामलों से संबंधित दिशा निर्देश दे सकती है। फिर लिखें दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। फिर तीसरा लिखें, राष्ट्रपति अधिकारियों तथा कर्मचारियों जिनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं, के वेतन में आवश्यक कटौती कर सकता है, के वेतन में आवश्यक कटौती कर सकता है, आवश्यक कटौती कर सकता है। और अंत में लिखें प्रयोग। आप जानते हैं आर्टिकल 360 का प्रयोग अब तक कितनी बार किया गया है, और आर्टिकल 360 का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। तो लिखें आप, अब तक वित्तीय आपातकाल का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। हालांकि 1991 में ऐसी स्थितियाँ आई थी जब हमारी वित्तीय स्थिति थोड़ी डगमगा गई थी, लेकिन उस समय पीवी नरसिम्हा राव सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और उनके द्वारा कई प्रकार की आर्थिक नीतियाँ ऐसी अपनाई गई जिनकी वजह से हमने उन आर्थिक संकटों से हम उबर गए बगैर वित्तीय आपातकाल लागू किए। तो अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो ये लिख लीजिए आप। तो ये वित्तीय आपातकाल आपके सामने है। तो आर्टिकल 352 हमने पढ़ा, आर्टिकल 356 हमने पढ़ा, और आर्टिकल 360 वो हमने पढ़ा। उन 5 बिंदुओं में पहला बिंदु हमने उद्घोषणा पढ़ा कि ये आपातकाल कब लगेगा और क्यों लगेगा। फिर दूसरी स्थिति हमने पढ़ी थी कि संसद का अनुमोदन, यदि संसद इसे अनुमोदित कितने समय में करेगी, कितने समय तक बढ़ जाएगा, कौन सा बहुमत होगा, वो सारी स्थितियाँ। फिर हमने पढ़ा इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है, वो 352, 356, 360 तीनों को हमने पढ़ा। फिर हमने चौथा बिंदु पढ़ा कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या ऐसा होगा कि जिससे पहले की दशाओं में परिवर्तन आ जाएगा आपातकाल लगने के बाद। वो तीनों में हमने पढ़ लिया अलग अलग। फिर हमने पढ़ा कि इसका प्रयोग अब तक कितनी बार कैसे कैसे किया गया है, कहाँ कहाँ किया गया है। वो आर्टिकल 352, 356 और 360 तीनों को हमने पैरेलल तुलनात्मक तरीके से कंपैरेटिवली हमने पढ़ लिया है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की पावर्स वो हमने पढ़ी हैं कि ये किस तरीके से राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। चलिए हम राष्ट्रपति में एक बिंदु और कभी कभी जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति अब तक कौन कौन और कब कब बने और उनके काल में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम कैसे कैसे घटित हुए, क्या है वो सब चीज़ें। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी संक्षिप्त में बात कर लेते हैं, ताकि बाई चांस कुछ पूछा जाए तो हम उसको उत्तर देने की स्थिति में रहें। देखिए भारत, सबसे पहली बात तो ये कि भारत, देखिए राष्ट्रपति पढ़ने से पहले की कुछ कड़ियों को जोड़ें आप। भारत आज़ाद होता है 1947 में, 15 अगस्त 1947, ठीक है। देश में संविधान लागू हुआ
वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, दूसरी तारीख। और तीसरी महत्वपूर्ण तारीख, देश में चुनाव हुए, संसद के चुनाव हुए 1951-52 में। तो पहली संसद जो आई, लोकसभा राज्यसभा, 1952 में आई, मई 1952 में, तो वो 1952 में आई। और राष्ट्रपति के पहले चुनाव भी 1952 में हुए, और पहले राष्ट्रपति जो चुनाव होके आए और उन्होंने शपथ ग्रहण की, वो 13 मई 1952 की स्थिति थी। ये 3 तारीख आपके सामने आती है, समझिएगा इस बात को। तो पहले निर्वाचित राष्ट्रपति जो संविधान के अनुरूप चुन के आए, वो तो इस तारीख को आए, इस तिथि को आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं। अच्छा, ऐसी क्या स्थिति हुई? एक प्रश्न तो आपके, तो इस बात को समझिए कि देश जब 1947 में आज़ाद हो गया, तो राष्ट्रपति 1947 में ही क्यों नहीं बना? राष्ट्रपति हमारे बनते हैं 1950 में। हालांकि चुनाव होके तो आए यहाँ पे, इस समय तो एक तरीके से अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने चुन लिया था, ठीक है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, एक बीच का एक प्रश्न छोड़ता हूँ मैं यहीं पे, आगे मैं उसको थोड़ा सा उठाऊंगा, वहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो यहाँ ये प्रश्न उठा, क्योंकि राष्ट्रपति नाम की कोई पोस्ट थी नहीं उस समय, संविधान अभी तक बना नहीं था, संविधान बनने के क्रम में था, जारी था। तो जब तक संविधान नहीं बने तब तक हमारे देश की व्यवस्था को किस तरीके से, कैसे क्या रहे, इसके लिए आप जानते हैं अंतरिम सरकार वो काम कर रही थी। लेकिन अंतरिम सरकार के साथ साथ अंतरिम संसद कानून बनाने का काम भी कर रही थी। लेकिन देश की सर्वोच्च पोस्ट क्या मानी जाए, तो हमारे यहाँ पे आप जानते हैं आज़ादी से पहले सबसे बड़ा पद है वो गवर्नर जनरल का हुआ करता था, वायसराय भी कहते हैं, गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। तो हमने तब तक, जब तक कि देश में नया संविधान के अनुसार कोई नई पोस्ट ना आ जाए, राष्ट्रपति की पोस्ट ना आ जाए, तब तक हमने क्या किया, उस गवर्नर जनरल की पोस्ट को बरकरार रखा कि देश में गवर्नर जनरल की पोस्ट बरकरार रहेगी जब तक संविधान लागू ना हो जाए। तो गवर्नर जनरल हमारे यहाँ, भारत जब आज़ाद हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे आज़ादी से पहले। देश आज़ाद हुआ तो हमने क्या किया कि उन्हीं को क्या किया, गवर्नर जनरल की पोस्ट पे रखा। तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ये रहे थे 1947 से लेकर 1948 तक। आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं, 47 से पहले से थे वैसे, लेकिन स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं हम। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद, चूंकि अभी तक संविधान बना नहीं था, तो अब हम गवर्नर जनरल किसे बनाएं? तो गवर्नर जनरल बनाया गया सी राजगोपालाचारी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये रहे कब तक? 1948 से 50 तक ये गवर्नर जनरल रहे। तो स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी, और भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल रहे सी राजगोपालाचारी, ये समझिए आप। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक वो इसके 2 दिन पहले होती है, 24 जनवरी 1950 को। और अपनी इस बैठक में संविधान सभा ने क्या किया था, एक राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया था। राष्ट्रपति का चुनाव, वैसे तो आप आर्टिकल 54 में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, आप जानते हैं वो बात तो। लेकिन इस समय चुनाव हो नहीं सकते थे। और इस समय चुनाव क्यों नहीं हो सकते थे? इसी समय ऐसा क्या हुआ, यहाँ एक प्रश्न उठा रहा हूँ मैं, कि क्या हुआ कि अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा ने राष्ट्रपति को चुना, राष्ट्रपति के चुनाव क्यों नहीं करा लिए गए? उसके लिए 1952 का इंतजार क्यों किया? तो यहाँ सीधी सी बात यह है कि आप आर्टिकल 54 पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले, मतलब वोटिंग कौन करते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब चूंकि संसद के पहले चुनाव 1952 में हुए थे, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, और विधानसभाओं के चुनाव भी 1952 में हुए थे। तो मतलब 1952 से पहले संसद थी ही नहीं, निर्वाचित संसद थी ही नहीं, लोकसभा और राज्यसभा। विधानसभा
उनके चुनाव 1952 में हुए। और चूंकि ये चुने हुए सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, तो राष्ट्रपति के चुनाव से पहले इनके चुनाव होने जरूरी हैं। इनके चुनाव 1952 में हुए, तो इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव हुए। इन चुने हुए सदस्यों ने फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। तो राष्ट्रपति के चुनाव इस दिन नहीं हुए, वो उससे पहले हो गए, लेकिन उन्होंने शपथ ग्रहण, पद ग्रहण 13 मई 1952 को किया राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद यहाँ राष्ट्रपति बन गए थे जब संविधान सभा ने उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना, तब तक जब तक कि राष्ट्रपति के विधिवत रूप से चुनाव ना हो जाए। यहाँ फिर चुनाव होकर वो दोबारा उन्होंने निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। ये समझिए आप, यहाँ से यहाँ तक वो राष्ट्रपति तो रहे, लेकिन अंतरिम राष्ट्रपति, अंतरिम मतलब अस्थायी। और यहाँ पे उन्हें चुना था किसने? संविधान सभा ने। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, और इन दोनों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये एक छोटी सी बात थी जो मेरे ख्याल से आपको समझनी चाहिए थी, वो हमने यहाँ समझ ली। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में सबसे पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में ये 26 जनवरी 1950 को बने थे। निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में ये 13 मई 1952 को बने थे। अब राष्ट्रपति ही पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पूरी टोटली लिख लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो इनके कार्यकाल कैसे कैसे रहे वो थोड़ा बता देता हूँ आपको। 26 जनवरी 1950 से तो फिर ये 13 मई 1952। यहाँ तक तो ये रहे थे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में। फिर 13 मई 1952 को ये चुन लिए गए और 13 मई 1957 तक ये इन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकाल का पहला चरण पूरा किया। यहाँ 1957 में इन्हें फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो फिर 13 मई 1957 से और 13 मई 1962 तब तक ये राष्ट्रपति रहे। तो ये कार्यकाल इनका रहा था राष्ट्रपति के रूप में, ये समझिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद में अगर आप कुछ, ये तो आपके समझने के लिए है, अगर लिखना चाहें तो साइड में लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनके कार्यकाल में 2-3 चीज़ें खास तौर से आप लिखें। सबसे पहली बात तो इनमें लिखें कि पहले राष्ट्रपति, ये तो कोई सामान्य सी बात है, प्रथम राष्ट्रपति। दूसरा लिखें सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति। तीसरी बात लिखें कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, जो 2 कार्यकाल तक रहे थे, एकमात्र राष्ट्रपति थे। इसके बाद में ऐसी परंपरा भारत में पड़ी कि कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा उसने चुनाव ही नहीं लड़ा। तो एकमात्र राष्ट्रपति तो जो जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। और एक बात और इनके कार्यकाल में है कि 1954 में क्या हुआ, एक विधेयक आया, मैंने आपको ये लिखाया भी है पहले, पेप्सू विनियोग विधेयक। इन्होंने इसे वीटो किया था। और कौन सा वीटो किया था? आत्यंतिक वीटो, मतलब मना करना, रोक लेना उसको। आत्यंतिक वीटो किया। तो लिखें आप तीसरी बात इसमें, और 2 बात आप लिख चुके हैं, तीसरी बात लिखें। 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया। पेप्सू विनियोग विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए अगले राष्ट्रपति की बात करते हैं हम। ये मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति रहे 13 मई 1962
62 से 13 मई 1967। 13 मई 1967। तो ये दूसरे राष्ट्रपति थे। यहां ध्यान रखें कि जब राजेंद्र प्रसाद 1952 में राष्ट्रपति चुने गए थे तो साथ में उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हुए, और ये देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रह चुके थे, और ये उपराष्ट्रपति देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो उपराष्ट्रपति के रूप में ये रहे 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक। मतलब उपराष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे, ये समझिए आप। 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक रहे उपराष्ट्रपति के रूप में, और फिर यहाँ पे इस तिथि को ये फिर राष्ट्रपति बने, और फिर 5 साल इन्होंने कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में पूरा किया। एक बात और इसमें आप समझिए कि देश में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की पहले राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो की थी वो इन्होंने की थी। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था वो जो 1962 में 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, वो उस समय राष्ट्रपति यही थे। तो लिखिए आप इसमें, प्रथम राष्ट्रपति जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रह चुके थे। प्रथम राष्ट्रपति जो पूर्व में उपराष्ट्रपति का एक कोष्टक में लिख लेना, 2 बार रह चुके थे। ये 2 कार्यकाल रहा उन्होंने, 52 से 57 और 57 से 62। फिर अगली पंक्ति में लिखें, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, कोष्टक में लिख लीजिए 26 अक्टूबर 1962। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा इन्होंने की थी। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, बस इतना लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखें, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, हालांकि बहुत सारी बातें हैं इनके संबंध में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा उतनी ही बात कर रहे हैं जितनी हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वरना बहुत सारी बातें हैं। फिलोसोफर थे, वो ये था, वो था। टीचर्स डे इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। देखिए, 13 मई 1967 को ये राष्ट्रपति बने, और ये रहे 3 मई 1969 तक। 3 मई 1969 के दिन क्या होता है, इनका पद पर रहते हुए देहांत हो जाता है। तो मतलब 2 साल से 10 दिन कम थे इनका कार्यकाल, उस तिथि को पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया। तो देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, पहली बात। और दूसरी बात ये कि देश के सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति रहे। कम अवधि का मतलब कार्यवाहक की बात नहीं कर रहे हम, कार्यवाहक तो रहे कई, जो चुने गए थे ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे कम अवधि तक रहे, न्यूनतम अवधि तक रहे, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये समझिए, ये भी पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे। इस बिंदु को तो हम आगे कर लेंगे, कौन कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रह चुके थे, वो हम सारी बात कर लेंगे आगे। तो जाकिर हुसैन में लिखें आप 13 मई 1967 से 3 मई 1969 लिखें, प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और फिर लिखें, सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति। सबसे कम अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति। हम इनमें कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना आप। फिर देखें, अगले राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखें, अगले राष्ट्रपति पे चलें उससे पहले कि चूंकि 3 मई 1969 को उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पे आर्टिकल 65 लागू होता है, और 65 कहता है कि राष्ट्रपति यदि आकस्मिक रूप से रिक्ति हुई तो उपराष्ट्रपति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो यहाँ उपराष्ट्रपति कौन थे, वो थे वी गिरी।
वीवी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन किया। और कब तक किया? 13 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। इस तिथि तक उन्होंने कर्तव्य का निर्वहन किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इस दिन इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो यहां ध्यान रखें। फिर देखें, इस दिन जब इन्होंने त्यागपत्र दिया तो राष्ट्रपति का चुनाव होने से पहले त्यागपत्र दे दिया था, ये ध्यान रखना आप। तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति का देहांत तो पहले ही हो चुका था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्य निर्वहन कर रहा था। तो अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं थे। इन्होंने जब इस्तीफा दिया, अब राष्ट्रपति कौन बने? तो आर्टिकल 70 कहता है कि संसद के पास ये पावर है कि वह कोई कानून बनाकर, विधि बनाकर इस बात को तय कर देगी कि अब उन दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो फिर संसद ने एक कानून बनाया, राष्ट्रपति पद का जो उत्तराधिकार अधिनियम, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 संसद ने कानून बनाया एक। और उस एक्ट में, उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही पद रिक्ति अथवा अनुपस्थिति की दशा में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसकी भी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे थे, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो वो राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। और इस तिथि को 24 अगस्त 1969 को फिर हमारे राष्ट्रपति के रूप में, निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में आ गए थे वीवी गिरी। और आप जानते हैं नीलम संजीव रेड्डी के बीच में चुनाव हुआ था, जहां दूसरे चरण की गणना में वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिया था। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह में एक बात लिख लीजिए आप कि सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया, या जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ चौथे राष्ट्रपति आगे आते हैं चुनकर, वो आते हैं वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी। ये 24 अगस्त, देखिए ज्वाइनिंग डेट बदल जाती है, 24 अगस्त 1969 को बनते हैं, 24 अगस्त 1974 तक। चौबीस अगस्त 1974 तक। ठीक है, चलिए इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि वीवी गिरी वो देश के एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो दूसरे चरण की गणना में विजय होकर राष्ट्रपति बने, वो विजय रहे। तो द्वितीय चरण की गणना में विजय रहे। अब तक केवल एक ही बार ऐसी आवश्यकता पड़ी है कि दूसरे चरण की आवश्यकता पड़ी, वरना पहले चरण में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात ये कि देखिए इनका चुनाव बड़ा रोचक था। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था नीलम संजीव रेड्डी। हालांकि दलीय आधार नहीं होता चुनाव में, दलों के चिन्ह भी नहीं लगते हैं चुनाव चिन्ह, लेकिन सपोर्ट रहता है। तो ये कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया था। ये निर्दलीय खड़े हुए थे और ये विजयी रहे। तो यहाँ ध्यान रखें कि निर्दलीय रूप से और राष्ट्रपति चुने जाने वाले वो एकमात्र राष्ट्रपति रहे अब तक, निर्दलीय रूप से वो चुने गए, ये समझिए आप। तो वीवी गिरी में ये लिखें आप, वीवी गिरी लिखें। द्वितीय चरण की मतगणना में विजय रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। फिर आगे लिखें एकमात्र निर्दलीय राष्ट्रपति।
निर्दलीय रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, ये लिख लीजिए। हालांकि ये बात वैसे ठीक नहीं है, दलीय आधार पर चुनाव होते नहीं है, वैसे तो सारे निर्दलीय होते हैं एक तरीके से, लेकिन आपको फिर बाद में अगर ये बात नहीं बताई जाएगी तो आपको लगेगा कि ये बात नहीं बताई है, लेकिन वैसे ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं। निर्दलीय रूप से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। फिर देखें, वीवी गिरी के बाद में राष्ट्रपति बनते हैं और वो बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, और ये राष्ट्रपति बनते हैं कब? 24 अगस्त 1974 को बनते हैं और 11 फरवरी 1977 तक रहते यहीं तक क्यों है? क्योंकि 11 फरवरी 1977 को पद पर रहते हुए फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि इनकी मृत्यु हुई तो वापस वही स्थिति आ गई एक बार फिर से कि अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और उस समय उपराष्ट्रपति थे बी.डी. जत्ती बसप्पा दीनप्पा जत्ती। तो उन्होंने राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया गया। तो फखरुद्दीन अली अहमद का में आप लिख सकते हैं दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है। अच्छा, वीवी गिरी में ध्यान रखना, दूसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1971 में, वो वीवी गिरी के समय में लगा था, और इसमें आप लिख सकते हैं आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगा 25 जून 1975 को, वो इनके समय में लगा, फखरुद्दीन अली अहमद। तो दूसरा आपातकाल जो 1971 का 3 दिसंबर 1971 का, वो वीवी गिरी, और आंतरिक अशांति के आधार पर लागू आपातकाल वो इनके समय में लगा था, ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर देखें, कार्यवाहक राष्ट्रपति को यहाँ लिख लेते हैं, बी.डी. जत्ती, और ये रहे कब तक? 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977, और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के रूप में आते हैं, वो आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। पच्चीस जुलाई 1977 को बनते हैं, कब तक? 25 जुलाई 1982 तक। अब इसके बाद देखिए, यहां तक तो आपको डेट वगैरह वो ठीक थी, लेकिन अब ध्यान रखें, हम 25 जुलाई नहीं लिखेंगे, बल्कि केवल सन लिखेंगे 1982 से 87, 1987 से 1992, और 25 जुलाई अंडरस्टूड है, सब में 25 जुलाई है। अभी जो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद 2017 में राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने जो शपथ ग्रहण की थी वो 25 जुलाई 2017 को की थी, और 25 जुलाई 2022 तक रहेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, वो सलामत रहे। तो 25 जुलाई ज्वाइनिंग डेट है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर अब तक हमारे सारे के सारे राष्ट्रपति वो उन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया, सुरक्षित रहे वो। तो नीलम संजीव रेड्डी में आप लिख सकते हैं 2-3 बातें। एक बात तो ये कि देश के पहले और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं ये अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का एक चुनाव पहले हार चुके थे। वो 1969 का चुनाव उन्होंने हारा, एक बात। दूसरी बात कि देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में स्पीकर रह चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष रह चुके, और वो भी कितनी बार? 2 बार, 1967 से 1969 और दूसरा 1977। 2 बार ये स्पीकर पोस्ट पर रहे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि 1977 में जब चुनाव हुए, इन्होंने चुनाव लड़ा, तो टोटल 37 फॉर्म भरे गए थे, 37, लेकिन उनमें से 36 फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। 36 फॉर्म हो गए रिजेक्ट।
टोटल फॉर्म भरे गए थे 37। एकमात्र जो फॉर्म बचा वो फॉर्म बचा नीलम संजीव रेड्डी का, और चूंकि कैंडिडेट एक ही बचा तो चुनाव तो कम से कम 2 के बीच होते हैं। फॉर्म ही एक बचा है, कैंडिडेट ही एक बचा है, तो चुनाव हो ही नहीं सकते। इसका मतलब वो निर्विरोध रूप से चुने गए। तो एकमात्र राष्ट्रपति अब तक जो निर्विरोध रूप से चुने गए वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो लिखें आप। लिखे पहली बात, एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में राष्ट्रपति का एक चुनाव हार चुका था। कोष्टक में लिख लें 1969 में। एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में राष्ट्रपति का एक चुनाव हार चुका था। दूसरा लिखें, एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष, कोष्टक में लिख लें 2 बार रह चुके थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष, कोष्टक में लिखें 2 बार रह चुके थे। तीसरा लिखें, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध रूप से चुने गए। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध रूप से चुने गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में अगले राष्ट्रपति बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। (1982 से 1987). यहां मैं 25 जुलाई नहीं लिख रहा हूं, अंडरस्टूड 25 जुलाई है, आप समझ लेना इसको। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति 1982 में बनते हैं। बहुत सारी घटनाएं वैसे प्रत्येक राष्ट्रपति से जुड़ी हुई, लेकिन हम केवल मोटी मोटी बातें करेंगे यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच के टकराव बहुत जगजाहिर थे। इनके समय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव काफ़ी हद तक बढ़ गया था। इनके काल की केवल एक बात को ध्यान रखें आप, कि (1986) में संसद ने एक विधेयक पारित किया, और वो आप जानते हैं वो विधेयक था डाकघर संशोधन विधेयक। डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में संसद से पारित होकर वो पहुंचा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। देखिए, पॉकेट वीटो आप कहते हैं ना, पॉकेट वीटो का यूज किया। यूज करना नहीं पड़ता पॉकेट वीटो को। राष्ट्रपति उस पर कुछ भी नहीं कर रहा, ना उसे मना कर रहा है ना उसे स्वीकार कर रहा है, ये पॉकेट वीटो है। तो पॉकेट वीटो ऐसा होता है जिसका यूज किया नहीं जाता है, वो अपने आप है, उस पर कोई रिएक्शन ना देना, वो पॉकेट वीटो। तो इस पे उन्होंने पॉकेट वीटो किया, वीटो किया इसको, वो पॉकेट वीटो है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये आप लिख सकते हैं ज्ञानी जैल सिंह में कि 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। इसके बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, वो बनते हैं रामास्वामी वेंकटरमन। रामास्वामी वेंकटरमन ये रहे 1987 से 92। कोई विशेष घटना नहीं है। फिर इसके बाद में राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा, लिख लीजिए, और ये रहे 1992 से 97। ठीक है। इसके बाद में अगले राष्ट्रपति रहे के.आर. नारायणन। और के.आर. नारायणन राष्ट्रपति रहे 1997 से 2002 तक। के.आर. नारायणन में एक खास बात ध्यान रखें कि देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने वोटिंग की थी, पोस्ट राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मताधिकार का प्रयोग किया, वोटिंग की। फिर देखिए अगले राष्ट्रपति वो थे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ये रहे 2002 से 2007 तक।
पब्लिक प्रेसिडेंट कहे गए। इन्होंने के.आर. नारायणन, जैसे नीलम संजीव रेड्डी की बात करें ना, नीलम संजीव रेड्डी बहुत सक्रिय राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद की गरिमा को उन्होंने बहुत उच्च स्तर तक स्थापित किया। के.आर. नारायणन बहुत सक्रिय राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने राष्ट्रपति सक्रिय रहते हुए राष्ट्रपति पद की गरिमा को बहुत उच्चतम पायदान तक पहुंचाया। लेकिन इस गरिमा को यदि सर्वोच्च पायदान पे एकदम अधिकतम बिंदु तक, उच्चतम शिखर तक अगर किसी ने पहुंचाया तो वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। और इसीलिए इन्हें पब्लिक प्रेसिडेंट कहा जाता है, जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। तो ये मिसाइल मैन के नाम से वैज्ञानिक रहे, तो वैज्ञानिक ऐसे राष्ट्रपति जो पूर्व में वैज्ञानिक रह चुके थे, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सामान्य सी बात है। इसके बाद में प्रतिभा पाटिल, तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति 2007 से 2012, प्रथम महिला राष्ट्रपति लिखें। और फिर लिखें ऐसे राष्ट्रपति जो पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी, जो पूर्व में राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी। चलिए, प्रतिभा पाटिल। और फिर अगले राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी। – 2012 से 2017। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद। – 2017 से निरंतर। ठीक है, लिख लीजिए, ये सारा लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, बटन दबाइए और इसको लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे समझिए, एक बात और समझ लीजिए कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो पूर्व में उपराष्ट्रपति रह चुके थे। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो पहले भारत के उपराष्ट्रपति रहे या नहीं रहे। ये ऑप्शन में पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कौन कौन से राष्ट्रपति रहे। तो मैं थोड़ा सा इसको देखिए अलग तरीके से हम इसको समझ लेते हैं, ताकि आपको वो सब चीज़ें याद रहें। समझना आप इसे। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे? वो रहे 1952 से 1962 तक, ध्यान रखना आप। और राष्ट्रपति कब से कब तक? 1962 से 1967 तक। तो यहां से आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा। दूसरे थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति तो रहे 1962 से 67 तक, और राष्ट्रपति रहे 1967 से 1969 तक। फिर तीसरे थे, वो थे वीवी गिरी। ये उपराष्ट्रपति तो रहे 1967 से 1969, और राष्ट्रपति रहे 1969 से 1974। ठीक है। इसके बाद में रामास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। ये उपराष्ट्रपति तो रहे 1984 से लेकर 1987, और राष्ट्रपति रहे 1987 से लेकर 1992। फिर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति तो रहे 1987 से लेकर 1992, और राष्ट्रपति रहे 1992 से लेकर 1997। और फिर बाद में के.आर. नारायणन।
ये उपराष्ट्रपति तो रहे 1992 से 1997 और राष्ट्रपति रहे 1997 से 2002। इसको पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। तो देखें, ये आप लिख लेना, लेकिन राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति की सारी बातें लगभग हमने पढ़ ली हैं। अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। मैं एक बार हट जाता हूं ताकि आप इसको पॉज करके आप इसको लिख सकें, लेकिन इस बात को सुन लीजिए कि राष्ट्रपति का एक टॉपिक पूरा हो चुका है और अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे और अगली क्लास में हम मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ये टॉपिक शुरू करेंगे। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।